चलिए, आज हमको पढ़ना है संसद के कार्य या संसद में कार्यवाही। ठीक है, संसद के कार्य या संसद का कार्यवाही। तो संसद जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इनको काम करना है तो पहले तो क्या बुलाना पड़ेगा, बैठक बुलाना पड़ेगा राज्यसभा लोकसभा को। तो लोकसभा राज्यसभा का जो बैठक होता है उसको क्या बोलते हैं, सत्र। क्या बोलते हैं उसको, सत्र। और लोकसभा राज्यसभा के सत्र के बारे में मैंने जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ाया तब बताया कि साल में लोकसभा राज्यसभा का कितना सत्र, 2 सत्र होना अनिवार्य है। पहले सत्र के अंतिम बैठक और दूसरे सत्र के पहले सत्र के अंतिम तिथि और दूसरे सत्र के प्रारंभिक तिथि के बीच 6 महीने के ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और अनुच्छेद नंबर 85 के तहत, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्रावसान करना और सदन का विघटन करना, ये सब बताया गया है किसमें, अनुच्छेद नंबर 85। क्लियर है। तो संसद का सत्र बुलाता है कौन, राष्ट्रपति। संसद का सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति भैया सभी संसदों को न्योता भेजता है कि सभी लोग इतने तारीख को क्या करना, सत्र में उपस्थित होना चाहिए। तो सत्र बुलाने का काम अनुच्छेद नंबर 85 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। जैसे आज कौन सा तारीख है, 15/4/2022 और 23/4/2022 तक का क्या है, सत्र। तो सत्र कौन सा दिन खत्म हो रहा है, 23/4। तो यही क्या कहलाता है, सत्रावसान कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सत्रावसान कहलाता है। तो सत्रावसान करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, राष्ट्रपति की। सत्रावसान करने की भी इसी की घोषणा से सत्र क्या होता है, समाप्त हो जाता है, सत्रावसान हो जाता है। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, यह है विघटन। तो विघटन में लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है ना। विघटन किसका होता है, लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। और ये विघटन करने का भी अधिकार किसको है, राष्ट्रपति। क्लियर है। तो विघटन जो है लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। इसका विघटन होता है इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, और इसका विघटन नहीं होता इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्लियर है। और विघटन करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। क्लियर है। इसके बाद एक और शब्द आता है क्या, स्थगन। इसके बाद क्या शब्द आता है, स्थगन। तो स्थगन का मतलब ये होता है कि जैसे बैठक मान लो 15 तारीख को चालू हो गया, सत्र चालू हो गया है ना। अब 15 तारीख को होगा, 16 तारीख होगा, और किसी दिन मान लो कुछ बहस हो गया, ज्यादा जो लोकसभा अध्यक्ष है वो संभाल नहीं पा रहे हैं सदन को, तो वो कुछ समय के लिए बैठक को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए क्या कर देगा, वो अस्थायी रूप से संसद के सत्र को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्थगन। ठीक है, समझ में आया स्थगन। तो लोकसभा के या राज्यसभा के बैठक को कुछ समय के लिए क्या कर देना, समाप्त कर देना, क्या कहलाता है, स्थगन कहलाता है। तो लोकसभा में स्थगन करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा में कौन करता है, सभापति। राज्यसभा का स्थगन कौन करते हैं, सभापति। राज्यसभा विघटित नहीं होती लेकिन स्थगित हो सकती है। ठीक है। लोकसभा विघटित भी होती है और स्थगन भी होता है ना। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है और लोकसभा का स्थगन जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, और राज्यसभा का स्थगन कौन करता है, सभापति। क्लियर है। और सत्र बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब सत्र कब तक बुलाया जा सकता है, तो सत्र जो है इसके बारे में बताया हूँ कि साल में कितने बार, 2 बार आवश्यक है ना। और जिसमें से 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा जब 40 सदस्य राष्ट्रपति को सूचना दे कि संसद का सत्र बुलाया जाए, तो 14 दिन के अंदर जो है राष्ट्रपति क्या बुला सकता है, सत्र बुला सकता है। ठीक है ना। भारतीय संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। सत्र के प्रकार, भारतीय संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं, 3 प्रकार के सत्र होते हैं। पहला कहलाता है बजट सत्र। पहला क्या कहलाता है, बजट सत्र। दूसरा कहलाता है मानसून सत्र। दूसरा क्या कहलाता है, मानसून सत्र। और तीसरा कहलाता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। ठीक है। एक गर्मी में होता है, एक बरसात में होता है और एक ठंडे में।
क्या क्या? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। फरवरी से मई के बीच हो जाता है कौन सा सत्र? बजट सत्र। फरवरी से मई के बीच हो जाता है कौन सा सत्र? बजट सत्र। उसके बाद जुलाई अगस्त में होता है कौन सा सत्र? मानसून सत्र। जुलाई अगस्त में होता है कौन सा सत्र? मानसून सत्र। और नवंबर दिसंबर में होता है कौन सा? आपका शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र जो है भारतीय संसद में अनिवार्य रूप से संचालित होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है फरवरी से मई महीने के बीच में होता है, अधिकतर ये फरवरी मार्च में निपटा लिया जाता है। मानसून सत्र जो है वो जुलाई और अगस्त में होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर के महीने में होता है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा सत्र होता है कौन सा? बजट सत्र। सबसे महत्वपूर्ण और लंबा सत्र होता है कौन सा? बजट। इन तीनों सत्र के अलावा अभी बताया कि राष्ट्रपति को कितने लोग, कितने सदस्य? 40 सदस्य यदि होते हैं कि क्या किया जाए? सत्र बुलाया जाए तो 14 दिन के बाद जो है ये सूचना, राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद 14 दिन के बाद जो है क्या बुलाया जा सकता है? विशेष सत्र बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? विशेष सत्र बुलाया जाता है। क्लियर है? अब ये सत्र चालू होगा तो सत्र चालू होगा मतलब बैठक चालू होगा, तो बैठक में क्या होगा? काम होगा। तो काम कैसे होता है? तो काम कैसे होता है? तो संसद का जो टाइमिंग है वो सामान्यतः 11 बजे से 6 बजे के बीच का। संसद का जो टाइमिंग है सामान्यतः कितने बजे से? 11 बजे से 6 बजे के बीच है। जैसे हमारे स्कूल का टाइम होता था 10 बजे से 5 बजे, वैसे इसका क्या था? 11 बजे से 6 बजे, है नहीं? 4 पीरियड लंच के बाद पहले और लंच के बाद 3 पीरियड, 7 जो होता था, है नहीं? ऐसी होता नहीं? तो यहाँ पर भी वैसी होता है। कुछ काम जो है वो लंच के पहले होता है और कुछ काम जो है वो लंच के बाद होता है। लंच जो है वो कितने बजे होता है? 1 से 2 बजे के बीच लंच होता है। और जब 11 बजे प्रारंभ होता है संसद, तो प्रारंभिक 1 घंटा के काल को कहते हैं प्रश्नकाल। प्रारंभिक 1 घंटे के काल को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। जो 11 बजे से कितने बजे तक चलता है? 12 बजे तक चलता है। 12 बजे के बाद के समय को कहा जाता है शून्यकाल। 12 बजे के बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, जो 12 बजे से 1 बजे चलता है। फिर 12 बजे से 1 बजे के बीच शून्यकाल खत्म होता है, फिर लंच होता है और लंच के बाद फिर चलता है प्रस्ताव और विधेयक पेश करने का या बहस करने का काम। प्रस्ताव या विधेयक या जो भी विषय पर बहस करना है वो लंच के बाद 2 बजे के बाद होता है। क्लियर है इतना? चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और ये विधेयक प्रस्ताव क्या होते हैं। देखो, प्रश्नकाल जो है वो संसद के प्रारंभिक 1 घंटा को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रश्नकाल का मतलब यहाँ पर क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। शून्यकाल का मतलब ये है कि यहाँ पर भी प्रश्न ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी क्या किए जाते हैं? प्रश्न। यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नकाल में भी प्रश्न और शून्यकाल में भी क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है कि 1 घंटे का काल जो होगा क्या होगा? प्रश्न। ये शून्यकाल के बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं। हुआ क्या था, जब संसद प्रक्रिया चालू हुई तो पहला 1 घंटा क्या करते थे? प्रश्न पूछते थे। उसके बाद 1 घंटा किसी अनिवार्य विषय पर, जिस पर ज्यादा लंबा समय नहीं लिया जा सकता, उस पर जो प्रश्न उत्तरी होता था उसी को मीडिया के द्वारा 1963 में क्या नाम दे दिया गया? शून्यकाल। जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होता था, है ना, 12 बजे प्रश्नकाल खत्म हो जाता था, उसके बाद 12 से 1 बजे के समय संसद के सदस्य जो है किसी ऐसे विषय पर जिस पर ज्यादा समय नहीं लिया जा सकता, जिसका जवाब तुरंत चाहिए होता है, ऐसे विषय पर जब प्रश्न उत्तर होता था तो उस समय के काल को क्या कह दिया गया? शून्यकाल। क्योंकि उस समय संसद का कार्यवाही चलता था पर संसद का उतना कार्य नहीं होता था, इसीलिए मीडिया ने कहा कि ये संसद का क्या है? शून्यकाल। तो 1963 से इसका नाम क्या हो गया? शून्यकाल हो गया। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका जवाब तुरंत चाहिए और किस विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो जिस विषय पर लंबा समय नहीं लिया जा सकता, यानी कि अविलंबनीय विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें शून्यकाल। क्लियर है? शून्यकाल। अब बात करते हैं किसका? प्रश्नकाल का, जो प्रारंभ का 1 घंटा होता है। तो प्रश्नकाल में मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कहलाता है तारांकित प्रश्न, दूसरा कहलाता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न।
ठीक है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये सामान्यतः सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से पूछे जाते हैं, सरकार से पूछे जाते हैं। भाई काम कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है, तो आपका काम कितना सही है, कितना हुआ है, या काम में कुछ गड़बड़ी है तो क्यों गड़बड़ी हुई, ऐसा प्रश्न पूछने का अधिकार है हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को। तो उसी को जानने के लिए जो सरकार के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न कहाँ भी पूछे जाते हैं, जो 3 प्रकार का होता है, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। ये प्रश्न का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, प्रश्न का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, कुछ समय के बाद दिया जाता है ना। इसीलिए इसको कहाँ पूछा जाता है? प्रश्न का। और जिसमें तुरंत जवाब चाहिए उसको कहाँ पूछा जाता है? शून्यकाल। क्लियर है? तारांकित प्रश्न में स्टार लगा होता है, तारांकित प्रश्न में स्टार लगा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न। कोई प्रश्न पूछे उसमें स्टार लगा दिए मतलब समझ जाएंगे कि कौन सा प्रश्न है? तारांकित प्रश्न। यदि स्टार नहीं लगा है तो वो क्या होता है? अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न तब पूछा जाता है जब जवाब कैसा चाहिए? मौखिक चाहिए। जब जवाब कैसे चाहिए? मौखिक चाहिए। या ये बोल सकते हैं कि तारांकित प्रश्न में जवाब कैसे दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। मान लो संसद का कोई सदस्य किसी मंत्री को क्या प्रश्न पूछता है? तारांकित प्रश्न पूछता है, तो जो सामने वाला मंत्री है वो जवाब कैसे देगा? मौखिक देगा। संसद में खड़ा होगा, बकायदा हर प्रश्न का बोल के क्या देगा? जवाब देगा। तो तारांकित प्रश्न में जवाब कैसे दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है। क्लियर है? प्रश्न जो पूछा गया है वो उसके 10 दिन बाद, प्रश्न पूछने के 10 दिन बाद और 21 दिन पहले, 21 दिन पहले, है ना, वो क्या देगा? मौखिक जवाब देगा। तारांकित प्रश्न आज पूछा गया तो आज पूछा गया तो आज से 10 दिन बाद, लेकिन आज से 21 दिन पहले वो क्या देगा? तारांकित प्रश्न का मौखिक जवाब देगा। क्लियर है? यानी तारांकित प्रश्न का जवाब कब मिलेगा? 10 दिन बाद और 21 दिन पहले। क्लियर है? इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न का मतलब क्या होता है? प्रश्न के ऊपर और प्रश्न, है ना, प्रश्न के ऊपर और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अनुपूरक प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न क्या किए जा सकते हैं? पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? लोकसभा में एक दिन में 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लोकसभा में एक दिन में कितने? 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना चाहो उतना क्या पूछ सकते हो आप? तारांकित प्रश्न पूछ सकते हो। लोकसभा में 20 और राज्यसभा में इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे उतना क्या पूछ सकते हो? तारांकित प्रश्न पूछ सकते हो। क्लियर है? ये है तारांकित प्रश्न। अब ऐसा प्रश्न जिसका जवाब क्या चाहिए? लिखित चाहिए। ऐसा प्रश्न जिसका जवाब लिखित चाहिए तो वो किसमें पूछा जाता है? अतारांकित प्रश्न। या ये बोल सकते हैं कि अतारांकित प्रश्न का जवाब कैसा दिया जाता है? लिखित दिया जाता है। और जवाब कब दिया जाता है? प्रश्न पूछने के 10 दिन बाद और 21 दिन पहले, है ना। सवाल पूछे 10 दिन हो गया हो लेकिन 21 दिन ना हुआ हो, तब जो है अतारांकित प्रश्न का कैसा जवाब दिया जाता है? लिखित जवाब दिया जाता है। अब आदमी जो है कैसा जवाब दे रहा है? मंत्री जो है लिखित जवाब दे रहा है, तो बीच में तुम प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछ सकते क्या? वो तो लिखित जवाब दे दिया, है ना। तो लिखित जवाब देता है, यानी कि अतारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते किसमें? अतारांकित प्रश्न। क्लियर है? तो अतारांकित प्रश्न में लिखित जवाब दिया जाता है और सवाल पूछने के 10 दिन बाद और 21 दिन पहले जवाब दिया जाता है, और इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। लोकसभा में एक दिन में 230 और राज्यसभा में 200 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में 230 और लोकसभा में 230 और राज्यसभा में 200 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? इन दोनों में, तारांकिक और अतारांकिक में, जवाब हमको कब मिलेगा? प्रश्न पूछने के 10 दिन बाद। प्रश्न पूछने के 10 दिन बाद। अब कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसका जवाब के लिए हम 10 दिन वेट नहीं कर सकते, उसको 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा समय पर हमको जल्दी जवाब चाहिए, तब कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? अल्प सूचना प्रश्न। जब हमको 10 दिन पूर्व जवाब चाहिए होता है, 10 दिन पूर्व जवाब चाहिए होता है, तब कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत जवाब देगा, तुरंत नहीं देगा, कुछ दिन बाद देगा, लेकिन 10 दिन पहले देगा।
10 दिन पहले जब जवाब चाहिए होता है तब कौन सा सूचना चाहिए होता है? अल्प सूचना प्रश्न। अब ये प्रश्न पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको जवाब लिखित सुनना है, लिखित चाहिए कि मौखिक चाहिए। इसमें दोनों हो सकता है। अल्प सूचना प्रश्न में जवाब जो है लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन जवाब कब मिलेगा? 10 दिन पहले मिलेगा। और इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। क्लियर है? तो ये 3 प्रकार के प्रश्न जो है प्रश्न काल के दौरान पूछे जाते हैं। तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। उसके बाद किसी विषय पर जो अविलंबनीय विषय है जिस पर तुरंत जवाब चाहिए तो वो शून्य काल के दौरान पूछे जाते हैं। ऐसा प्रश्न उत्तर करके पेट खाली हो जाता है संसद लोगों का, फिर कहाँ जाते हैं? लंच करते। क्लियर है? और लंच करके आने के बाद फिर संसद को किसी विषय पर जानकारी देना हो या किसी विषय से जानकारी लेना हो तब क्या पेश किया जाता है? प्रस्ताव। यानी प्रस्ताव क्या होता है कि जब किसी विषय पर संसद को अवगत कराना है या किसी विषय की जानकारी संसद से लेना है तो क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया। जब कोई योजना या नियम कानून बनाना है, कोई योजना या नियम कानून बनाना है, उसके लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वो क्या कहलाता है? विधेयक। और उसी विधेयक पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो बन जाता है क्या? अधिनियम। समझ में आया तीनों? जब कोई जानकारी देना है संसद को या संसद से कोई जानकारी लेना है तो वो क्या कहलाएगा? प्रस्ताव। जब कोई योजना या नियम कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो क्या कहलाता है? विधेयक। और विधेयक जो है दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वो क्या बनता है? अधिनियम। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कि संसद में कितने प्रकार के प्रस्ताव और विधेयक जो है वो लाए जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसका? प्रस्ताव का, और फिर बात करेंगे किसका? विधेयक। ठीक है? तो संसद में बहुत सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं। प्रस्ताव जो है वो कई प्रकार से होते हैं, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव। क्या पढ़ेंगे? धन्यवाद प्रस्ताव। अनुच्छेद नंबर 86 और अनुच्छेद नंबर 87 ध्यान से सुनो। अनुच्छेद नंबर 86 में लिखा है संसद में अभिभाषण का और संसद को संदेश देने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 86 में क्या लिखा है? संसद में अभिभाषण और संसद को संदेश देने का राष्ट्रपति का अधिकार। और अनुच्छेद नंबर 87 में लिखा है राष्ट्रपति का विशेष अधिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अधिभाषण। दोनों समझ में आया? मतलब 86 ये बता रहा है, अनुच्छेद नंबर 86 ये बता रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो सदन में क्या कर सकता है? भाषण दे सकता है, उसको संबोधन कर सकता है और संसद को किसी भी प्रकार का संदेश वो भेज सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 86 के तहत। और साथ ही अनुच्छेद नंबर 87 के तहत राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण मतलब किसी विशेष रूप से अभिभाषण करने का भी क्या है? अधिकार। क्लियर है? मतलब ये कहा जाए कि अनुच्छेद नंबर 86 और 87 के तहत राष्ट्रपति जो है वो संसद को क्या करता है? संबोधित करता है। क्लियर है? जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को संबोधित करता है तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है, जब किसी को मुख्य अतिथि बुलाते हैं तो वो अपना भाषण देता है, फिर लास्ट में जो क्या रहता है, जो बुलाया रहता है वो उसका आभार व्यक्त करता है कि नहीं करता है। तो उसी तरह जब संसद में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है तो उसका आभार व्यक्त करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो सरकार है ना वो उसका धन्यवाद या आभार व्यक्त करने के लिए जो प्रस्ताव लाता है उसी को क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव। क्लियर है? धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे स्थगन प्रस्ताव। स्थगन या इसी को बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। ठीक है? ये किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव जो है वो किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन इसको लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इसको स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सदस्यों का? 50 सदस्यों का समर्थन क्या है? जरूरी है। 50 सदस्यों का समर्थन क्या है? जरूरी है। और इसको कोई भी सदस्य ला सकता है। अब लाते क्यों? संसद का अपना कार्य चल रहा है, काम चल रहा है। अब उस काम को रोक कर
किसी अविलंबनीय विषय पर क्या करने के लिए, चर्चा करने के लिए लाया जाता है कौन सा, स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। समझ में आया? स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो कोई भी सदस्य ला सकता है। कब लाएगा? जब 50 सदस्यों का समर्थन लाएगा। क्यों लाएगा? जब संसद का कार्य चल रहा है तो उसको हटाकर किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है कौन सा, स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। क्लियर है? इसके बाद पढ़ेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है, ये भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। जैसे कोई काम, कोई विषय है जिसके ऊपर सरकार और मंत्री ध्यान नहीं दे रहा, तो उसका ध्यान उस विषय पर लाने के लिए किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जाता है कौन सा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है। मान लो कहीं का पुल टूट गया है ना, और वो लोक निर्माण विभाग वाला मंत्री ध्यान ही नहीं दे रहा है कि उस पुल को क्या करना है, बनाना है, तो कोई विपक्ष वाला जो है, जरूरी है विपक्ष वाला ही लाएगा, है ना। तो लाएगा प्रस्ताव कौन सा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कि भैया वो पुल टूट गया है, तुम उसको बनाने के लिए ध्यान नहीं दे रहे हो, कल के कल उस पुल का क्या होना चाहिए काम। ऐसा ध्यान लाने के लिए क्या लाया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्लियर है? इसके बाद है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी सदस्य, मंत्री या मंत्री परिषद के लिए लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा, किसी भी सदस्य के, और इसके लिए लाया जाएगा तो किसी भी सदस्य के लिए भी ला सकते हैं, मंत्री के लिए भी ला सकते हैं, और मंत्री परिषद या सरकार के लिए भी ला सकते हैं। क्या, निंदा प्रस्ताव। इसको लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक। नाम से पता चल रहा है क्या है, निंदा, या किसी का उपहास करने के लिए, उसका निंदा करने के लिए। जैसे कोई मंत्री है ना, काट को घोटाला में फंस गया है, फिर भी मंत्री पद को नहीं छोड़ रहा है, तो उसकी बेइज्जती करने के लिए क्या लाया जाता है, निंदा। सरकार को ऐसा काम कर दिया जो जिसका उससे क्या हो रहा है, आलोचना हो रहा है, तो और उस पर घी में क्या बोलते हैं, जले में और घी डालने के लिए क्या लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर किसी मंत्री, किसी सदस्य या सरकार की निंदा करने के लिए क्या लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और इसको लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है, 50 सदस्यों का समर्थन क्या है, जरूरी। अगर ये निंदा प्रस्ताव पास हो, मान लो किसी मंत्री के खिलाफ क्या लाया गया, निंदा प्रस्ताव लाया गया और वो पास हो गया, तो इसमें मंत्री को त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं। समझ में? ये क्वेश्चन कोर्ट में पूछा जाता है ना। निंदा प्रस्ताव यदि पास हो गया तो जिसके लिए भी लाया गया, सदस्य के लिए लाया गया है या मंत्री के लिए लाया गया या सरकार के लिए लाया गया, यदि ये पास हो जाता है तो जिसके लिए भी लाया गया उसको इस्तीफा या त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो ये है कौन सा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। इसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और इसको भी लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, और इस प्रस्ताव के बाद सरकार के बहुमत का टेस्ट किया जाता है कि सरकार बहुमत में है कि नहीं, है ना। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब ये है, विपक्ष ये दावा करता है कि जो सरकार संचालित है वो बहुमत में नहीं, है ना। अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, कौन ला रहा है, विपक्ष। तो वो ये कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि जो पक्ष में है, जो सरकार में है, वो बहुमत में नहीं, ऐसा कह रहा है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव ये कह रहा है कि बहुमत में नहीं है, और ये अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया, पास। अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया, तो मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना। क्लियर है? अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। यदि पास नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है, सरकार जैसा वैसा बनाए। क्लियर है? पहला अविश्वास प्रस्ताव 1961 में, पहला विश्वास प्रस्ताव 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, जेपी कृपलानी के द्वारा। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1961 में, 1961 में किसकी सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। तो उसके
द्वारा ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के लिए जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव, जो कि पास नहीं हुआ। तो मंत्रिपरिषद जो कहते हो बना हुआ। चलिए इसके बाद बात करते हैं किसका? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव हमेशा सरकार के द्वारा लाया जाता है और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, है ना। तो विश्वास प्रस्ताव सरकार यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा लाया जाता है। तो प्रधानमंत्री या सरकार ला रहा है तो उसको समर्थन की जरूरत नहीं कि 50 सदस्यों का क्या हो, समर्थन हो, है ना। क्योंकि आपकी ये टिक मारने वाला बात है कि सरकार ये बोलता है कि मेरा क्या है? बहुमत है। ऐसा करके दिखावा करता है कि मेरा क्या है? बहुमत है ना। क्या होता है, जैसे एक दोस्त का लड़ाई हो गया तो अपने 4 दोस्तों को लेके जाता है नहीं। और जैसी लड़ाई वाली स्थान में पहुंचता है तो 4 दोस्त पीछे से क्या मार देते हैं? कल्टी, है नहीं। तो वो कूटने गए हैं, वो कुटा के आता है। वही होता है किसमें? विश्वास प्रस्ताव। कि सरकार ये बोल रही है कि मैं किसमें हूँ? बहुमत में हूँ, और उसके जो पक्ष वाले हैं वो विश्वासघात कर दिए और ये साबित हो गया, मतलब ये पास नहीं हुआ। पास कब होगा? जब जितने लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके पक्ष में वोट दें, तब ये क्या होगा? पास होगा। और मान लो ये पास नहीं हुआ, जो विश्वास प्रस्ताव है वो पास नहीं हुआ, तो मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र। क्लियर है? जो पीछे से मान लो कल्टी मार दिए तो ये फूटेगा नहीं, ये फुटा के आएगा, ऐसा वाला है ना। तो विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार या प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। इसमें भी बहुमत का परीक्षण होता है। अगर ये पास नहीं हुआ तब मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। क्लियर है? तो देखो, निंदा प्रस्ताव में त्यागपत्र देने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे पास हो चाहे पास मत हो। अविश्वास प्रस्ताव में पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है और विश्वास प्रस्ताव में पास न होने पर क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना। क्लियर है? इसके बाद लास्ट पढ़ेंगे कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव, नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव। दूसरा कहलाता है मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, और तीसरा कहलाता है नीति संबंधी कटौती, मितव्ययिता कटौती, और तीसरा कहलाता है सांकेतिक कटौती। ठीक है? कटौती प्रस्ताव जो है नीति संबंधी कटौती, मितव्ययिता कटौती और सांकेतिक कटौती 3 प्रकार का होता है। सरकार किसी विषय पर कुछ राशि क्या करता है? अनुदान राशि पास करता है। मान लो पुल बना, 50 लाख रुपए सेंक्शन कर दिया, सरकार ही करेगा। अब विपक्ष को उसका विरोध करना है ना। तो विरोध तो फर्ज है, विपक्ष का नाम क्या रहता है? विरोध करना चाहता है पूरा। तो विपक्ष को विरोध करना है तो वो एकदम घोर विरोध कर रहा है ना। उस अनुदान राशि का वो घोर विरोध कर रहा है और जितना अनुदान राशि है वो सबको घटाकर 1 रुपए करने का मांग करने के लिए जो प्रस्ताव लाता है वो कहलाता है क्या? नीति संबंधी कटौती। जैसे बताया कि पुल के लिए 50 लाख रुपए क्या हुआ है? अनुदान राशि पास हुआ है। अब विपक्ष बोलता है कि 50 लाख की राशि को हटा दो और केवल कितना पास करो? 1 रुपए पास करो। ऐसा प्रस्ताव लाता है तो क्या कहलाता है? नीति संबंधी कटौती, है ना। इसका मतलब होता है केवल विरोध करना, है ना। 50 लाख को 1 रुपए की करेंगे, ये नीति संबंधी कटौती, जिसमें अनुदान राशि को पूरा काटकर कितने रुपए करने का प्रस्ताव रखा जाता है? 1 रुपए करने का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है? मितव्ययिता कटौती में एक निश्चित राशि कम करने का प्रस्ताव रखा जाता है। जैसे पुल के लिए 50 लाख रुपए सेंक्शन हुआ है तो विपक्ष बोलेगा कि 20 लाख की कटौती करके सिर्फ कितना रखो? 30 लाख रखो। तो वो क्या कहलाएगा? मितव्ययिता कटौती। एक निश्चित राशि कटौती की प्रस्ताव रखा जाता है, इसमें मितव्ययिता कटौती। क्लियर है? और जहां पर केवल विरोध करना, जान रहा है कि सही है लेकिन फिर भी विरोध करना है, तो वहां पर लाया जाता है कौन सा? सांकेतिक कटौती, जिसमें केवल 100 रुपए कटौती करने का क्या रखा जाता है? प्रस्ताव। इसमें सब काट के 1 रुपए रखने का, इसमें निश्चित कटौती, निश्चित राशि कटौती करने का, और इसमें केवल 100 रुपए कटौती करने का प्रस्ताव रखा जाता है, इसमें सांकेतिक कटौती। इतने प्रकार के प्रमुख प्रस्ताव संसद में क्या किए जाते हैं? पेश किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया प्रस्ताव। इसके बाद नियम या कानून, नियम कानून और योजना बनाने के लिए क्या लाया जाता है? विधेयक। और ये विधेयक मुख्यतः होते हैं कितने प्रकार के? 4।
मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और एक होता है सामान्य। एक धन विधेयक का वर्णन है अनुच्छेद नंबर 110 में, वित्त विधेयक का अनुच्छेद नंबर 117 में, है ना, वर्णन है धन विधेयक और वित्त। ये दोनों सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखो, यदि कोई विधेयक लाया जाता है जो कर से संबंधित, किससे संबंधित हो, भारत सरकार के कर से संबंधित हो, या जिस विधेयक के लिए भारत सरकार को ऋण लेना पड़े, वो विधेयक क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। ये ज्यादा व्यापक नहीं होता, ये ज्यादा पैसा कौड़ी से संबंधित जो भी विधेयक आता है वो क्या कहलाता है, वित्त विधेयक कहलाता है। या सामान्य शब्दों में हम ये समझ सकते हैं, मान लो कोई स्कूल बनाने के लिए विधेयक आया तो वो धन विधेयक। सिर्फ एक विषय के लिए आया, स्कूल बनाने के लिए, तो क्या है, धन विधेयक। अब स्कूल के साथ साथ स्कूल मैदान, स्कूल का बाउंड्री वॉल, स्कूल के फर्नीचर, ये सब के लिए एक साथ विधेयक लाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वित्त। समझ में आ गया? जो केवल किसी एक विषय से संबंधित होता है वो धन विधेयक, और जो बहुत सारे विषयों से संबंधित होता है वो क्या कहलाता है, वित्त विधेयक, है ना। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद नंबर 110 में है और वित्त विधेयक का वर्णन अनुच्छेद नंबर 117 में। अब देखो ध्यान से, दोनों में अंतर है। धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है ना, अनुमति लेना पड़ता है। और वित्त विधेयक को पेश करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत। क्लियर है? धन विधेयक को पहले लोकसभा में ही पेश करना है। धन विधेयक को पहले कहाँ पेश करना है, लोकसभा में ही पेश करना है। पहले राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। धन विधेयक पहले कहाँ पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में पास जाएगा। लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा इसको 14 दिन के अंदर यदि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया तो इसको ऑटोमेटिक राज्यसभा से क्या मान लिया जाता है, पास। यदि धन विधेयक में राज्यसभा किसी प्रकार का परिवर्तन करता है तो वो फिर लोकसभा में आएगा, लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा पास करेगा तब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक पर कोई विचार नहीं करता है, कोई इस पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है, तो उस धन विधेयक को राज्यसभा से क्या मान लिया जाता है, पास मान। क्लियर है? लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। राष्ट्रपति जो बढ़ाया था, राष्ट्रपति वीटो पावर में, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता। क्लियर है? और कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अब मान लो कि लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा जो है इसमें पास नहीं किया तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिक पास हो जाता है ना। इस धन विधेयक के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं। क्लियर है? ठीक, आगे चले किसमें, वित्त विधेयक, जिसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद नंबर 117 में। इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इसको पहले लोकसभा में पेश करो, फिर बाद में राज्यसभा में पेश होगा, या पहले राज्यसभा में पेश करो फिर लोकसभा में पास होगा, है ना। मतलब वित्त विधेयक को आप पहले किसी भी सदन में पेश कर सकते हो, लोकसभा में पेश करोगे तो बाद में राज्यसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में पेश करोगे तो बाद में कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। दोनों के बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो इस वित्त विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, भेज सकता है। राष्ट्रपति जो है वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, भेज सकता है। क्लियर है? और इसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया, है ना। इसके लिए भी, वित्त विधेयक के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई भी वर्णन नहीं है ना। वित्त विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया। क्लियर है? समझ में आया वित्त विधेयक? वित्त विधेयक का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद नंबर 117। कहाँ पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी
सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदन में पेश होने के बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? भेज सकता है। क्लियर है? और इसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं इसकी संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना जरूरी है? राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। और इसको भी किसी भी सदन में पेश कर सकते हो, चाहे लोकसभा में पेश करो, बाद में राज्यसभा जाएगा, पहले राज्यसभा में पेश करो, बाद में कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा। क्लियर है? तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। पहले लोकसभा में पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा में पास होगा तो बाद में लोकसभा में जाएगा। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है संविधान संशोधन विधेयक। इसमें भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने की अनुमति नहीं है, यानी संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और ये संविधान संशोधन जो विधेयक है वो 3 तरीका से पास होता है ना? पहला तो सामान्य बहुमत से। कुछ विषय हैं संविधान के, कुछ विषय हैं जिसमें अगर चेंज करने हैं तो सामान्य बहुमत से उसको क्या किया जा सकता है? पास किया जा सकता है। दूसरा होता है विशेष बहुमत। दूसरा क्या होता है? विशेष बहुमत, यानी कि जब संविधान संशोधन विधेयक आएगा किसी विषय पर तो 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? विशेष बहुमत। सामान्य बहुमत का मतलब है जितने लोग उपस्थित हैं उसमें आधे से ज्यादा लोग यदि हाँ होती है पास होगा तो वो सामान्य बहुमत से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। जबकि विशेष बहुमत में कितना? 2/3 मतों की प्राप्ति होती है, आवश्यकता होती है। और तीसरा संविधान संशोधन कैसा होता है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। संविधान के किसी विषय पर चेंज करना है ना? हर विषय का अलग अलग जो भाग 20 है ना, उसमें पूरा संविधान का संशोधन का वर्णन है कि कौन सा विषय सामान्य बहुमत से संशोधित होगा, कौन सा विषय विशेष बहुमत से संशोधित होगा, और कौन सा विषय है जो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के सहमति के बाद क्या होगा? संशोधित होगा। तो ऐसे 3 प्रकार से संविधान संशोधन संबंधी क्या लाया जा सकता है? विधेयक लाया जा सकता है। क्लियर है? इनके बाद जो विधेयक लाया जाता है वो कहलाता है क्या? सामान्य विधेयक। इनके बाद जो विधेयक लाया जाता है वो क्या कहलाता है? सामान्य विधेयक कहा जाता है। और सामान्य विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती। इसको भी आप लोकसभा में कि राज्यसभा में, और पहले राज्यसभा में या बाद में लोकसभा में पेश कर सकते हैं, यानी कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है इसको सामान्य विधेयक। क्लियर है? अब सामान्य विधेयक मान लो पहले गया किसी लोकसभा में, वो जाके राज्यसभा में अटक गया, या राज्यसभा में पहले गया जाके लोकसभा में अटक गया, यानी कि किसी एक सदन में पास हो गया है और दूसरे सदन में गए उसको 6 महीने हो गए। एक सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में गए सामान्य विधेयक को कितने महीने हो गया है? 6 महीने हो गया है। तो अनुच्छेद नंबर 108 के तहत, अनुच्छेद नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुलाता है? दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया जाता है? सामान्य विधेयक के लिए बुलाया जाता है। क्लियर है? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद नंबर 108 के तहत किस विधेयक के लिए? सामान्य विधेयक के लिए। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के लिए बुलाया जाता है। अब कब बुलाया जाता है? कि जब सामान्य विधेयक किसी एक सदन में पास हो गया हो और दूसरे सदन में 6 महीने तक उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया हो, तब बुलाया जाता है क्या? संयुक्त अधिवेशन। क्लियर है? यानी अब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे। तो लोकसभा का बैठक होता था तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा का बैठक होता है तो कौन करता है? सभापति, उपराष्ट्रपति। अब दोनों एक साथ बैठे तब अध्यक्षता कौन करेगा? है ना? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। क्लियर है? ये बेचारा घूमने चला गया। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष घूमने चला गया, तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। कौन करेगा? उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष ये गया अपने साथ, इसको भी लेके चला गया, मतलब दोनों गायब है। जब दोनों गायब है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन? सभापति। सभापति नहीं, कौन करेगा? उप सभापति। ध्यान रखें इसको अच्छे से कि
इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करता है, और दोनों नहीं है तो कौन करता है? उपसभापति करता है। ठीक है, ये दोनों गए हैं, इसको भी लेके चले, इसको उपसभापति। तब कौन करेगा? जो उपस्थित सदस्य हैं उनके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति। संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा चुना गया व्यक्ति क्या करता है? अध्यक्ष। जब तीनों गायब। क्लियर है? तो संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी नहीं है, दोनों गायब है तो उपसभापति, और तीनों गायब है तो संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों में से कोई एक क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। अभी तक भारत में कितने बार? 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। पहला हुआ था 1961। पहला कब हुआ था? 1961 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए बुलाया गया था क्या? संयुक्त अधिवेशन। क्लियर है? पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? 1961। किस विधेयक के लिए? दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए। किसके समय हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। क्लियर है? दूसरा हुआ था 1978। दूसरा हुआ था कब? 1978 में, जब बैंक सेवा आयोग विधेयक लाया गया। क्या लाया गया था? बैंक सेवा आयोग विधेयक लाया गया था। तो 1978 में उस विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन दूसरी बार बुलाया गया था मोरारजी देसाई के समय। कौन था प्रधानमंत्री उस समय? मोरारजी देसाई। और तीसरा जो संयुक्त अधिवेशन है वो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के समय, है ना, आतंकवादी निवारक निरोध कानून जो कोटा आया था, पढ़ाया था, आतंकवादी निवारक निरोध कानून जो कोटा आया था, उसके लिए 2002 में तीसरी बार क्या बुलाया गया था? संयुक्त अधिवेशन बुलाया। क्लियर है? तो संयुक्त अधिवेशन जो है भारत में 3 बार बुलाया गया है। 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए, 1978 में बुलाया गया था किसके लिए? बैंक सेवा आयोग विधेयक के लिए, और 2002 में जो आतंकवाद निवारक निरोध कानून है कोटा, उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय बुलाया गया। क्लियर है? तो इस तरह ये संसद जो है 11 बजे से 6 बजे के बीच क्या करती है? कार्य करती है। तो आज